अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? अच्छा, आपको याद होगा कि हमने आरएनएन स्टार्ट किए थे, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। और फिर हमने उसमें कुछ टेक्निक्स देखने, किस तरह हम डाटा को, टेक्स्ट को कन्वर्ट करते थे आरएनएन में भेजने से पहले। जिस तरह हमने एक जो टेक्निक लास्ट क्लास में देखते वो थी इंटीजर इनकोडिंग की। तो आज जो हमें टेक्निक देखनी है उसका नाम है एम्बेडिंग टेक्निक, या वर्ड एम्बेडिंग भी उसको कहा जाता है। तो वर्ड जो एम्बेडिंग है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास हम आरएनएन में अपना डाटा शेयर करने से पहले हम अपने टेक्स्ट को कहने के कन्वर्ट करते हैं। और शुरू में हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लगें या समझने मुश्किल हो, लेकिन कोड जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ कि वो बिल्कुल सिंपल है। वन लाइन ऑफ कोड से या वो एक लाइन की लेयर है, जो वन लेयर है जो हम ऐड करेंगे एम्बेडिंग्स की, तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट क्या कर देगा, एम्बेडिंग कर देगा। टेंसरफ्लो ने हमारे लिए चीज़ें आसान बनाई हुई हैं। अच्छा, मूव ऑन करते हैं वर्ड की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वर्ड एम्बेडिंग इज़ अ डीप लर्निंग टेक्निक दैट रिप्रेजेंट वर्ड्स एज डेंस रियल वैल्यूड वेक्टर्स इन अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस। फिर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स हैव सिमिलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, अब इस लाइन जो भी हमने पढ़ी है, इसका मतलब समझने के लिए ना मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहाँ से चीज़ें हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास कहने के हो रहा क्या होता है, जिस तरह उसने कहने की बात की है ना वर्ड एम्बेडिंग की, तो हमारे पास होगा इस तरह से कि जो वन हॉट कहने की जो इनकोडिंग टेक्नीक थी ना, उसमें लेट से हमारे पास जब मैं कहता हूँ रिव्यू 1 था और उसमें हमारे पास 20 वर्ड्स थे। इसी तरह हमारे पास रिव्यू 2 था, उसमें हमारे पास कहने 20,000 वर्ड्स थे, या उसकी जो लेंथ थी। या जो हमारे पास दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जब हमने इसको वन हॉट इनकोडिंग में अब ऐसा जो रिव्यू होगा, यानी कि हमारे पास जो ऐसा डाटा सेट है जिसमें एक की लेंथ 20 और एक की के 20,000 वर्ड्स है, तो या इसको हम 2000 वर्ड्स कहते हैं। 20,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम इसको ना 2000 कह देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हम एग्जांपल जो लेके जा रहे थे हमारे पास ना, उसमें ये था कि हमारे पास रिव्यू 1 है उसमें 20 वर्ड्स हैं, और रिव्यू जो 2 है उसमें 2000 वर्ड्स हैं। अब जिस तरह हमने जो लास्ट टाइम टेक्निक पढ़ी थी वन हॉट इनकोडिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनका साइज़ अगर बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R1 में पैडिंग करनी पड़ेगी। और पैडिंग करने से मुराद है कि हमें इसमें 19 जो 80 वर्ड्स हैं या जो इतनी लेंथ इसकी कम है, तो वो उतने हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे। ताकि क्योंकि हम 1980 या ज़ीरो से ऐड करेंगे तब भी इन दोनों की लेंथ क्या होएगी या साइज़ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2000 के। तो अब जो ऐसा वेक्टर बनेगा जिसमें हमारे पास क्या है कि शुरू में जो 20 वर्ड्स थे उसमें कोई मीनिंगफुल नंबर्स जा रहे थे, लेकिन आगे सारे जो वेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कह लें कि स्पार्स वेक्टर बोलते हैं। जो ऐसे वेक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पार्स वेक्टर्स। तो बेसिकली जो वर्ड एम्बेडिंग टेक्नीक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही भी इसीलिए पेश आई थी कि हमारे पास जो वर्ड एम्बेडिंग होती है, वो हमारे पास जो वेक्टर्स क्रिएट करती है वो होते हैं डेंस वेक्टर्स। वो कौन से वेक्टर्स होते हैं? डेंस वेक्टर्स। अब डेंस वेक्टर से क्या मुराद है, हमारे पास डेंस वेक्टर से हमारे पास ये मुराद होता है कि हमारे पास जो वेक्टर्स बनेंगे, जो उसके अंदर नंबर होंगे, वो सब क्या होंगे, मीनिंगफुल नंबर होंगे। यानी कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो सारे मतलब है कि नॉन मीनिंग जिस तरह से ज़ीरो वाले थे सारे, उस तरह से नहीं होते हमारे पास। तो इसी तरह जब हम कह लें कि वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो वेक्टर जो होगा हमारे पास वर्ड बाइंडिंग का डेंस वेक्टर होगा। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बताई है। अब जो सेकंड बेनिफिट है हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग टेक्नीक को यूज़ करने का, वो ये होता है कि हमारे पास जो वर्ड है ना, जैसे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट दिस इज़ अ कार, तो हमारे पास क्या होगा कि वो कोशिश करता है कि हमारे पास जो वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक होती है ना, वो हर जो वर्ड है ना उसका सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करता है। सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करने से मुराद ये होता है कि वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है कि हमारा जो वर्ड है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और इस चीज़ को समझता है। और इस चीज़ को समझ के फिर आगे हमारे पास क्या है ना कि इसको अप्लाई करते हैं चीज़ों को। अब हमारे पास इसका वर्क फ्लो क्या होता है कि आप हमारे पास स्क्रीन शेयर करेंगे? सॉरी।
थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना शायद भूल गया था। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ना R1 रिव्यू 1 है, उसमें हमने कहा कि लेट्स से 20 वर्ड्स हैं, और R2 है, उसमें हमने कहा 2000 वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने अगर इन दोनों की, जब हम इंटीजर एन्कोडिंग टेक्नीक यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इन दोनों को साइज़ बराबर करना पड़ता है। उसके लिए हम पैडिंग अप्लाई करते हैं। अब पैडिंग जब हम इस रिव्यू 1 पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें 1980 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे रिव्यू 1 में, ताकि हमारे पास 1 और रिव्यू 2 इन दोनों का साइज़ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसा वेक्टर जिसमें हमारे पास कहने के कुछ तो जो वैल्यूज़ हैं इनिशियली वो मीनिंगफुल हो, लेकिन ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हो, ज़ीरोज़ की फॉर्म में, तो उसको हम स्पार्स वेक्टर बोलते हैं। तो इंटीजर एन्कोडिंग टेक्नीक से हमारे पास जो वेक्टर जनरेट होते थे, टेक्स्ट को हम जब वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, वो मोस्टली स्पार्स होते थे। तो जबकि वर्ड एम्बेडिंग जो टेक्नीक होती है, वो जो वेक्टर्स जनरेट करती है वो कहते हैं डेंस वेक्टर्स होते हैं, यानी कि हर वैल्यू कोई ना कोई मीनिंगफुल होती है। इसी तरह जो सेकंड बेनिफिट था, वो जो मैं आपको बता रहा था, वो ये था कि हमारे पास लेट्स से एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ कार। तो अब हमारे पास जो सिंपल इंटीजर एन्कोडिंग है, वो सिंपली इंटीजर्स इनको असाइन कर देती है। लेकिन हमारे पास जो वर्ड एम्बेडिंग होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, वो इसका सिमेंटिक मीनिंग समझने की कोशिश करती है, सेंटेंस का उसके वर्ड जो हमारे पास मौजूद है। सिमेंटिक मीनिंग से हमारे पास मुराद ये होता है कि वो ये समझने की कोशिश करता है कि हमारे पास जो वर्ड है, जैसे लेट्स से ये कार है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम इसकी डेफिनिशन की तरफ वापस मूव करते हैं। तो उसमें अगर हम देखें, जैसा मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा था, तो हमारे पास क्या आ रहा था कि स्टार्टिंग में जिस तरह आपने देखा कि एक टेक्नीक है जिससे हम वर्ड को एज अ डेंस रियल वैल्यूड वेक्टर्स मल्टी डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड्स थे, वो उनकी सिमिलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है, जो मैं सिमेंटिक की बात कर रहा था ना, उसके लिहाज से। तो कह रहे हैं इसी वजह से हमारे पास क्या है, दिस मेथड अलाउज डीप लर्निंग मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स व्हिच इज़ क्रूशियल फॉर एनएलपी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे पास जो सेंटिमेंट एनालिसिस या एनएलपी के जब हम टास्क करते हैं, तो मोस्टली हम फिर वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो ये अभी तक जो हमने कहने के चीज़ पढ़ी थी, ये हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग को हमने समझा और उसकी डेफिनेशन थी। अब इसका वर्क फ्लो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये कैसे होता है, तो 1 सेकंड सिर्फ। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा कि इसमें हमारे पास ना डीप लर्निंग में हमारे पास क्या है, टेंसरफ्लो ने चीज़ें आसान बना दी हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम सिंपली क्या करते हैं, एम्बेडिंग की लेयर लगा देते हैं। जिस तरह हम सिंपल जहाँ पे अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्बेडिंग की एक लेयर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास उसी तरह एक सिंपल आरएनएन जो हम बनाते हैं, उसी तरह आरएनएन बनाएँगे। देन हमारे पास एक आउटपुट लेयर होगी हमेशा की तरह, और उससे हमें वाई प्रिडिक्ट या वाई हैट जिसको हम कहते हैं वो मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में हम डायरेक्टली जो इनपुट होगी इस दफ़ा, वो कह लें कि हमारे पास किस में जा रही होती है, एम्बेडिंग लेयर में। तो अब इस चीज़ की हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं कोड के थ्रू। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही? ओके, देन हम कोड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, आप कोड में अगर आप देखें तो हमारे पास वही उसी तरह मैंने क्या किया है अपनी आसानी के लिए, या कहने कि आपको स्टूडेंट्स को ताकि समझ आए चीज़ों की, मैंने यहाँ पे एक तो नम पे इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने ना एक ये लिस्ट बना ली, कह रहे मुख्तलिफ सेंटेंसेस की डॉस के नाम से। उसमें जैसे मैंने एक यहाँ पे कहने के लेटर जो सेंटेंस रख लिया, गो टीम गो, फिर चैंपियंस चैंपियंस, इसी तरह गोल गोल, फिर वी विल विन द मैच। ये मतलब मुख्तलिफ सेंटेंसेस आप ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो एम्बेडिंग है ना लेयर, वो सिर्फ़ ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हमारे पास जो वर्ड्स जाएँगे ना टेक्स्ट वाले, ये एज़ अ इंटीजर की फॉर्म में जाएँगे। बाकी आगे उनको वो आपस में जो वेक्टर सिमिलर होंगे, उनको वो उसके लिहाज से अप्लाई कर देती है। तो उसके लिए हमारे पास जो टेंसरफ्लो है, उसमें हमारे पास क्या है, टोकनाइज़र की एक क्लास होती है, उसको हम यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम अपने जो कह लें कि वेक्टर टेक्स्ट फॉर्म होता है, उसको हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और साथ लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया था कि जो हमारे पास क्या है, टोकनाइज़र होता है, वो एक काम साथ ये भी कर रहा होता है कि वो सिर्फ़ हमारी वर्ड्स को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वो साथ में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, जैसे पाई वगैरह या इस तरह से, उनको भी रिमूव करता है, और भी मुख्तलिफ चीज़ें साथ-साथ परफ़ॉर्म कर रहा होता है। देन उसके बाद हमने क्या किया, टोकनाइज़र फ़ंक्शन सिंपली कॉल किया, और फिर उसको डॉट फिट ऑन टेक्स्ट, और यहाँ से देखिए हमने डॉस का जो अपना वेरिएबल बनाया था, उसको मैंने पास कर दिया।
देन उसके बाद अगर हमने देखना है कि हमारे पास कितने टोटल यूनिक वर्ड्स हैं, तो यूनिक वर्ड से मुराद ये है कि जैसे अगर हम देखें तो गो एक यूनिक वर्ड है, फिर दोबारा गो अब रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी गो आ रहा है, यानी कि अब इन तीनों के लिए वो एक ही कह लें कि इंडेक्स इनको असाइन करेगा, क्योंकि गो को लेट्स से अगर वो 1 का नंबर असाइन कर रहा है, तो ये जहाँ-जहाँ पे हमारे पास कह लें कि गो आएगा, वहाँ पे क्या प्लेस हो जाएगा, 1-1 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये चैंपियन दूसरा यूनिक वर्ड है या टीम दूसरा यूनिक वर्ड है, इस तरह से। तो ये उनको ना कोई ना कोई हर पहले तो ये यूनिक वर्ड्स को कह लें कि आइडेंटिफ़ाई करता है, फिर उनको कोई ना कोई इंडेक्स असाइन करता है। तो टोटल ये बता रहा है कि हमारे पास ना 18 यूनिक वर्ड्स हैं, वो हम देख सकते हैं किससे, अगर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं टोकनाइज़र डॉट वर्ड इंडेक्स से। और अगर हमने देखना है कि इसने किसको कौन-सी वैल्यू असाइन की है, तो ये देखें हम डॉट वर्ड इंडेक्स को सिर्फ़ अगर कॉल करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, गो की उसने देखिए वैल्यू 1 दे दी है, गोल की वैल्यू क्या दे दी है 2, इसी तरह डिफेंस को उसने 3 असाइन कर दी। ये रैंडमली क्या है कि हर एक को जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता जाता है। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस हम इस पे अप्लाई करते हैं। सीक्वेंस क्या करते हैं कि अभी हमारे पास ये जो कह लें कि इंटीजर इनकोडिंग हुई थी, वर्ड बाय वर्ड हुई हुई थी ना, तो अब हमारे पास क्योंकि सेंटेंसेस थे ना यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये गो टीम गो एक सेंटेंस है, फिर दूसरा सेंटेंस है। तो सीक्वेंसेस होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो टेक्स्ट को सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस में हमारे पास वेक्टर आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास कह लें कि ये एक सेंटेंस है, इसको इन तीनों जगह वो एक कह लें कि हमारे पास पुट करेगा, इसकी इंटीजर की वैल्यू प्लेस करेगा, और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके हमारे पास कह लें कि एक जो हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर इसके लिए हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे है। जिस तरह हम अगर देखें गो टीम गो में, तो गो की वैल्यू है 1 और टीम की वैल्यू क्या है 8 है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो सेंटेंस है उसको देखें, उसने 1, 8 और 1 लिख दिए। तो 1, 8 और 1 कैसे लिखा, कि हमारे पास गो टीम गो लिखा हुआ था ना। अगर मैं यहाँ पे कमेंट करके सेंटेंस लिख दूँ, तो हमारे पास सेंटेंस था गो टीम गो। तो हमारे पास हो रहा क्या है कि यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ देखें तो गो की वैल्यू 1 थी और टीम की थी 8। तो देखिए जिधर गो आया उसकी जगह उसने 1 लिख दिया, टीम की जगह उसने 8 लिख दिया, और फिर गो की जगह उसने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इस तरह हमारे पास एक जो सेंटेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वेक्टर में चेंज हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही? ओके देन अगर आप देखें इसी तरह उसने बाकी जो सेंटेंसेस थे उनको भी उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जिस तरह आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें हम पैडिंग अप्लाई करते हैं, तो उस सिंपली टेंसरफ्लो में कह लेंगे कि रास हमें पैडिंग भी सिंपली अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसान कोड है, सिर्फ 3 लाइन्स का कोड है, और ये देखें हमारे पास पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। पैडिंग में हमारे पास क्या होगा कि हमने कहा कि पैडिंग जो है ना पोस्ट रखनी है। पोस्ट से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो ज़ीरोज़ होंगे वो बाद में ऐड होंगे। जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे इसकी जो सबसे जो लॉन्ग लेंथ वाली थी वो थी हमारे पास ना 5 वैल्यूज़ थी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर जो वेक्टर है उसको क्या कर देगा 5 सर वैल्यू। क्या आप बता सकते हैं, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, कि ये पैडिंग किस लिए हम यूज करते हैं? जी, जी। पैडिंग मैं आपको बता रहा था कि पैडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है सारे जो अगर आप देखें ना ये जो वेक्टर्स जनरेट हुए हैं इन सब के साइज़ेज़ डिफरेंट हैं। तो हम इसलिए पैडिंग अप्लाई करते हैं ताकि इन सब की जो इनपुट की जो लेंथ है वो क्या हो जाए सेम हो जाए, साइज़ इनका सेम हो जाए। इस वजह से हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो वो जब हम पैडिंग का क्लास इस पे अप्लाई करते हैं ना तो वो ढूँढता है कि हमारे पास सबसे जो लंबी लेंथ वाला था, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा थी वो वाला वेक्टर कौन-सा है। अब जैसे हमारे केस में ये है इसकी 5 वैल्यूज़ हैं, तो क्या करेगा हर एक वेक्टर के आगे उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देता ताकि उनकी भी जो लेंथ है वो 5 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी 3 वैल्यूज़ थी, आगे 2 ज़ीरो ऐड कर दिए। यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो इसके आगे इसने 3 ज़ीरो ऐड कर दिए। ये सही हो गया? बिल्कुल बिल्कुल इस ठीक है। तरह ठीक है, इस तरह हमने जब पैडिंग अप्लाई की तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो इन सब का साइज़ क्या आ गया इक्वल आ गया। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम एम्बेडिंग अगर आपने अप्लाई करनी है तो सिंपल सीक्वेंशियल मॉडल के बाद हमने कॉल करने के बाद हमने जो पहली लेयर है वो क्या ऐड कर दिया एम्बेडिंग्स की। अच्छा अब जो हम एम्बेडिंग की लेयर ऐड करते हैं ना, तो इस लेयर में हमने कुछ चीज़ें पास करनी होती हैं। उसमें सबसे पहले कह लें हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ़ जो यूनिक वर्ड्स हैं वो हमने उसको देने होते हैं। देन उसके बाद अगर हमने उसकी आउटपुट डायमेंशन है वो उसको बतानी है कि कितने हमें उसके वेक्टर्स चाहिए जनरेट करके।
तो अब क्योंकि हमारे पास साथ इसमें तीसरी जो चीज़ होती है वो उसकी इनपुट कह लें लेंथ भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं और इन केस अगर हम अप्लाई नहीं करते ना तो फिर ये हमें कह लें कि हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हम इसको रन करते हैं ना तो हमारे पास ये कोई पैरामीटर शो नहीं करता मॉडल डॉट समरी में। लेकिन जब हम कंपाइल करते हैं जब फर्स्ट टाइम हमारे पास कह लें कि मॉडल एक दफ़ा डाटा को देख लेते हैं उसके बाद वो क्या करता है उन उतने वेट्स और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कह लें कि पैरामीटर्स असाइन कर देते हैं। अच्छा इसमें अगर आप देखें तो हमने जब सीक्वेंस पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया है तो हमारे पास क्या हुआ, हमने क्योंकि आउटपुट डायमेंशन यहाँ पे 2 रखी थी ना, तो इसने क्या किया, हमारे पास जो हर वेक्टर है ना, हर उस वेक्टर या जैसे 1 है, उसके लिए इसने 2 न्यू नंबर क्या कर दिए, जनरेट कर दिए। तो ये अगर आप देखें तो 1 के लिए इसने ये 2 वैल्यूज़ जनरेट कर दी हैं। देन उसके बाद अगर आप 8 है, तो 8 के लिए उसने नेक्स्ट ये 2 वैल्यूज़ जनरेट कर दी हैं। तो होप्स हुई आपको अब सेंस मेक कर रहा होगा कि हमारे पास ये टोटल कितनी वैल्यूज़ थी, 5 वैल्यूज़ थी ना, तो हर वैल्यू के लिए वो 2-2 वर्ड्स का क्या करेगा 2-2 नंबर्स का एक पेज जनरेट कर देगा, जो कि मीनिंगफुल होगा। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये देखें हमारे पास टोटल ये उसने पहले जो वेक्टर था उसके लिए 5 इसने पेयर्स जनरेट कर दिए हैं, एम्बेडिंग की लेयर ने। तो ये इस तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एंड सेंटेंसेस थे उन सब के लिए उसने देखें ये वेक्टर्स जनरेट कर दी। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें मतलब सिंपल थी, हमने खुद ही एक कह लें कि डॉस फाइल बना के उसमें नंबर सेंटेंसेस तकरीबन रखे थे और चीज़ें बड़ी सिंपल थी। अब लेट्स से अगर हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड का अगर डाटा सेट होता है तो उसमें हम फिर कैसे चीज़ें ना अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन एक डाटा सेट मौजूद है डीप लर्निंग के अंदर आईएमडीबी का। तो उस पे हम रिव्यूज़ ही हैं मूवीज़ वगैरह के, तो उनको हम चेक कर लेते हैं कि उन पे कैसे हम एम्बेडिंग टेक्नीक अप्लाई करते हैं और फिर आरएनएन में से किस तरह वो पास आउट होता है। तो उसके लिए हमने सिंपली कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर ली हैं। देन हमारे पास डाटा सेट भी हमने इंपोर्ट किया, लोड किया है यहाँ पे। इस डाटा सेट की कहने के आसानी ये है हमारे लिए आईएमडीबी के कि ऑलरेडी बिल्ट इन है और ऑलरेडी ये हमारे पास कहने एक्स ट्रेंड, वाई ट्रेंड इनमें अलग-अलग कहने के डिवाइड हुआ होता है और साथ में ऑलरेडी इस पे इन्होंने ना टोकनाइज़ इसको किया था यानी कि इंटीजर्स की फॉर्म में होता है। तो हमने सिंपल अपनी आसानी के लिए इस पे डायरेक्ट पैडिंग अप्लाई कर दी है, ताकि हमारे पास जो रिव्यूज़ के जो कह लें कि लेंथ डिफरेंट होती है, तो इस केस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। अच्छा अब क्योंकि जो रिव्यूज़ होते हैं रियल वर्ल्ड में वो जिस तरह मैंने सेंटेंसेस लिखे थे वो तो मतलब 3-4 लाइनों के थे, 4 लाइनों के थे 4 वर्ड्स के थे सॉरी, 3 वर्ड के, 4 वर्ड के मैक्सिमम था 5 वर्ड्स का था। लेकिन जो रील रिव्यूज़ होते हैं वो तो मतलब 200 वर्ड्स का भी हो सकता है और इस तरह से ज़्यादा का भी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इस दफ़ा जब मैं पैडिंग आप देखें जब अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैंने मेंशन कर दिया मैक्स लेंथ इक्वल टू 50, यानी कि मैं उसको ना रोक रहा हूँ कि अगर इन केस हमारे पास कोई रिव्यू 50 वर्ड से ज़्यादा का भी है ना, तो उसको तुमने कट डाउन कर देना और 50 वर्ड्स तक उसकी खाली वैल्यूज़ को रखना है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई रिव्यू था वो 5 वर्ड्स या 10 वर्ड्स का था, तो उसकी वैल्यू को वो 50 वर्ड्स तक ले जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप एक्सटेंड की शेप देखते हैं, तो उसमें आप देखें 25,000 रिव्यूज़ हैं हमारे पास और हर एक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। देन उसके बाद उसी तरह जिस तरह हमने पहले मॉडल अपना ट्रेन किया था, उसी तरह हमने सीक्वेंशियल मॉडल कॉल किया, उसमें पहली लेयर हमने देखी एम्बेडिंग की लगा दी। उसी तरह हमने देखी इनपुट डायमेंशन दे दी। हमने कहा कि यहाँ पे ना जो पहला हमारे पास कह लें कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिक वर्ड्स हमने इसको ना बताने होते हैं। तो हमने कहा जी इस हमारे जो रिव्यू वाली है इसमें 10,000 यूनिक वर्ड्स हैं और जो आउटपुट डायमेंशन वो हमने 2 की उसकी वैल्यू रखी। देन हमने सिंपली एक सिंपल आरएनएन को कॉल किया और उसमें हमने 32 न्यूरॉन्स दे दिए। देन हमने आउटपुट लेयर के लिए जो रखा उसमें हमने एक न्यूरॉन रख दिया और एक्टिवेशन इसका सिग्मॉइड रखा क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी। अच्छा ये बाइनरी क्लासिफिकेशन क्यों होगी? क्योंकि रिव्यू या तो अच्छा होगा तो या बुरा होगा, मतलब ये गुड और बैड वाला है ना, तो 2 ही चीज़ें हैं जिनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है ना ये क्या होगी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लास्ट पे इसलिए हमने आखिरी लेयर पे 1 न्यूरॉन रखा है। तो मॉडुलर समरी में इसमें भी देखें कि हमारे पास कोई इसने पैरामीटर्स पहले शो नहीं किए क्योंकि हमने इसको इसकी कह लें कि इनपुट लाइन अभी असाइन नहीं की। हम चाहते हैं कि हम इसको एक दफ़ा डाटा प्रोवाइड करें, फर्स्ट बैच देखे ये, उसके बाद फिर ये बताए कि इसने कितने पैरामीटर्स किसको असाइन किए हैं, कितने ट्रेनेबल हमारे पास पैरामीटर्स हैं। उसके लिए हमने सिंपली मॉडुलर कंपाइल किया और मॉडुलर फिट को जब कॉल किया हमारे पास, तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ है जब ये रन हुआ है, तो लास्ट क्लास में जब हमने ये चीज़ की थी तो आपको याद होगा कि एक्यूरेसी थी वो 50% या 55% तक जा रही थी। तो यहाँ पे भी सिर्फ़ हमें वर्ड रिमेटिंग टेक्नीक यूज़ करने से देखें एक्यूरेसी वो 89% में जंप कर गई है। मैं ये बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि साथ ही ओवरफिटिंग की तरफ भी कह लें कि जा रही है क्योंकि वैलिडेशन एक्यूरेसी 78% है। लेकिन हमारा यहाँ पे कह लें जो मकसद था वो समझना था कि हमने आरएनएन के लिए किस तरह से हम एम्बेडिंग टेक्नीक को यूज़ करते हैं।
तो होप सो वो हमारे पास क्लियर हो गया। बाकी जो ओवर फिटिंग वगैरह इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कम करने की, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे डीप लर्निंग की। इससे पहले हमने कह लें जब CNN पढ़ा था उसमें भी कुछ देखी थी, और जब सिंपल हमने ANNs पढ़े थे उसमें भी हमने ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने की टेक्निक्स देखी थी। अब अगर आप मॉडल और समरी को कॉल करते हैं, तो अब आप देखें क्योंकि हमारा जो डाटा मॉडल है उसने एक दफ़ा कह लें कि हमारे पास एक डाटा सेट को देख लिया, इस वजह से हमारे पास अब अगर हम मॉडल समरी को कॉल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे वेट्स और बायसेस वगैरह वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था, हमने जो इसको इनपुट डायमेंशन दी थी वो कितनी थी 10,000, यानी कि हमने कहा था यूनिक वर्ड्स कितने होंगे 10,000 होंगे, और आउटपुट डायमेंशन क्योंकि 2 थी, इसका मतलब आगे 2 न्यूरॉन्स थे, तो ये देखिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय जब 2 करेगा 20,000 हमारे पास फर्स्ट ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ जाएँगे। इसी तरह जब हम सिंपल RNN की बात करते हैं, तो उसके केस में हमारे पास क्या हो रहा था, अगर मैं इसका कहने के मॉडल का आपको ना एक डायग्राम दिखा के बताऊँ तो शायद उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। 1 मिनट सिर्फ। जैसे ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या होगा कि हमने कहा कि हमारे पास जो यूनिक वर्ड्स हैं वो पहली दफ़ा कितने हैं 10,000 है, और उनको हमने कहा कि हमने उसके आगे अगर आप याद हो तो आउटपुट डायमेंशन हमने 2 रखी थी ना, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास कितने आ गए 20,000। इसी तरह अगर हम एम्बेडिंग के बाद की बात करें तो एम्बेडिंग के बाद हमारे पास अब यहाँ से क्योंकि 2 न्यूरॉन्स थे एम्बेडिंग लेयर में, और यहाँ से जब आगे से उन्होंने सिंपल RNN वाली लेयर में जाना है, इसको मैं यहाँ पे SRNN लिख देता हूँ सिंपल RNN को ना। तो सिंपल RNN में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमारे पास 32 लिखा हुआ था ना, यानी कि 32 हमारे पास क्या है, वो हैं न्यूरॉन्स हैं। अब 32 न्यूरॉन्स का मतलब है यहाँ से पीछे जो इनपुट आ रही है वो 2 की फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा, और साथ अगर 32 न्यूरॉन्स हों तो उतनी उनकी हमारे पास कहने के हमारे पास 22 भी होती है। और RNN में एक चीज़ और जो कहने के ऐड होती थी, वो होती थी कि हमारे पास हर जो न्यूरॉन है वो उस पे एक फीडबैक लूप भी चलती थी। तो वो भी हमारे पास कहने के इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो ये भी जब आप बाद में इसको कैलकुलेट वगैरह करते हैं, तो वो अराउंड 1120 की बनेंगे। तो इस वजह से आपको ये जो यहाँ पे कहने के ट्रेनेबल पैरामीटर से जो नज़र आ रहे हैं वो क्या है 1120 नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? जी, जी, समझ आया। चलने से ही हो गया। ठीक है, अभी क्या कहते हैं इस क्लास में हमारे पास जो कहने कि हमने वर्ड एम्बेडिंग को यहाँ तक स्टडी करना था और RNN को, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम RNN की मज़ीद देखेंगे। वन टू मैनी, मैनी टू वन मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स हैं, और फिर हम देखेंगे RNN में बैक प्रोपेगेशन कैसे अच्छा, काम ये करती है। सॉरी, जी, जी। मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे कि इसके पिछले क्लासेस कहाँ पे मिलेंगे मुझे? डीप लर्निंग के।